नमस्कार। आज हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा की दुनिया में। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जहां आज से करीब 4-5 हजार साल पहले ही इतने बढ़िया शहर थे, गजब की साफ सफाई, व्यापार, कमाल था सब कुछ। तो आज हम एक खास डॉक्यूमेंट्री के जरिए इस सभ्यता के जीवन, उनकी उपलब्धियों और हाँ, उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी इस पड़ताल का मिशन यही है, हड़प्पा की कहानी के सबसे अहम पहलू सामने लाना। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ। पर इसकी कई बातें, खासकर वो जो उनकी लिखाई है, वो आज भी एक पहेली है। और यही बात इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाती है ना? बिल्कुल। और इसकी खोज की कहानी भी कुछ कम नहीं। वो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम थे ना, उन्हें हड़प्पा गांव में कुछ अजीब सी ईंटें और मोहरें मिली थी। पर तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्या चीज है। हाँ, वो बात आई गई हो गई। फिर 1921 में जब दयाराम सानी ने खुदाई शुरू की, तब जाकर जैसे पर्दा हटा, एक पूरी की पूरी विशाल सभ्यता सामने आ गई, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैली हुई। सोचकर ही रोमांच होता है। डॉक्यूमेंट्री में शायद वो पल दिखाया गया होगा जब उन्हें पता चला होगा कि ये सिर्फ खंडहर नहीं है। हाँ बिल्कुल। और इन शहरों की बनावट, अरे बाप रे, हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जिसे आज के इंजीनियर बनाते हैं। अच्छा, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। पूरी प्लानिंग। घर पक्की ईंटों के, ज्यादातर घरों में अपना आंगन, बाथरूम, और जो सबसे हैरान करने वाली चीज है, ढकी हुई नालियां। मोहनजोदाड़ो का वो विशाल स्नानागार देखा है? लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा। हाँ, ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं। वही, उसे पानी लीक न हो, इसे बिट्यूमेन से सील किया गया था। शायद कोई धार्मिक काम या सार्वजनिक स्नान के लिए रहा होगा। और वहाँ अनाज रखने के बड़े बड़े भंडार घर भी मिले हैं। अच्छा। पर एक दिलचस्प बात यह है कि कोई बड़े आलीशान महल या मंदिर नहीं मिले हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि समाज में ज्यादा ऊंच नीच या दिखावा नहीं था, एक तरह से बराबरी वाला समाज रहा होगा। मतलब वो सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, किसान और व्यापारी भी कमाल के थे। गेहूं, जौ, मटर तो ठीक है, पर कपास, कहते हैं दुनिया में सबसे पहले सूती कपड़ा शायद यहीं बना। हाँ बिल्कुल, मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो में इसके पक्के सबूत मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ खेती ही नहीं, मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाना, पत्थर के बारीक मनके बनाना, तांबे के औजार बनाना, ये सब हुनर थे उनमें। और व्यापार, वो कहाँ तक फैला था? व्यापार तो दूर दूर तक था। गुजरात में लोथल नाम का बंदरगाह था ना? हाँ, लोथल। वहाँ से जहाज मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक जाते थे। सोचिए, कमाल है। और इसका सबूत है वो हड़प्पा वाली मोहरें जो मेसोपोटामिया में मिली हैं। पैसे तो चलते नहीं थे, तो चीजों की अदला बदली होती थी, वस्तु विनिमय। अच्छा, बार्टर सिस्टम। हाँ, पर तौलने के लिए उनके पास बाट थे, पत्थर के बने हुए और एकदम स्टैंडर्ड वजन के। ये दिखाता है कि उनका सिस्टम कितना मुनज्जम था। और उनका रहन-सहन कैसा था? पहनावा, शौक? रहन-सहन भी काफी सलीकेदार लगता है। खुदाई में मिली मूर्तियों से पता चलता है कि पुरुष दाढ़ी रखते थे, महिलाएं लंबे बाल। गहनों का शौक दोनों को था। पत्थर, सीप, तांबे के बने हार, कंगन वगैरह पहनते थे। घरों की दीवारें भी चिकनी होती थी, कहीं कहीं चित्रकारी भी मिली है। और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने मिले हैं, छोटी बैलगाड़ी, पहिए, सीटी बजाने वाले खिलौने, जानवरों की मूर्तियां। और कला की बात करें तो मोहनजोदड़ो की वो कांसे वाली डांसिंग गर्ल मूर्ति, हाँ वो तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। या फिर वो मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां, ये सब उनकी कलात्मकता दिखाते हैं। उनके धर्म या मान्यताओं के बारे में क्या पता चलता है? कुछ संकेत तो मिलते हैं, जैसे वो एक मोहर है ना, पशुपति वाली, जिस पर एक योगी जैसे बैठे हैं और जानवर हैं आसपास। हाँ, कुछ लोग उसे शिव जी का पुराना रूप मानते हैं। हाँ, ये एक व्याख्या है। फिर मातृ देवी की पूजा के भी सबूत हैं। शायद जमीन की उर्वरता से जुड़ी देवी। पीपल के पेड़ को भी शायद पवित्र मानते थे, मोहरों पर उसके चित्र मिलते हैं। और कुछ जगहों पर लिंग और योनि जैसे प्रतीक भी मिले हैं, जो शायद प्रजनन शक्ति से जुड़े हों। तो हाँ, उनकी अपनी गहरी मान्यताएं थी। पर इन सब के बीच जो चीज आज भी समझ नहीं आई, वो है उनकी लिपि। वही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हजारों मोहरें मिली हैं, बर्तन मिले हैं, तांबे की पट्टियां मिली हैं जिन पर निशान बने हैं।
करीब 400 से 600 अलग-अलग तरह के चिन्ह हैं। इतने सारे? हाँ, और लगता है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, पर आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। ये मिस्र या मेसोपोटामिया की लिपियों से बिल्कुल अलग है, एकदम उनकी अपनी। मैंने सुना है तमिलनाडु सरकार ने इसे पढ़ने वाले को कोई बड़ा इनाम देने की घोषणा की है। हाँ, 1 करोड़ रुपए का इनाम। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितनी बड़ी पहेली है। कुछ भाषा विज्ञानी मानते हैं कि शायद इसका संबंध पुरानी द्रविड़ भाषाओं से हो सकता है, पर अभी कुछ पक्का नहीं है। तो इतनी उन्नत सभ्यता, इतने व्यवस्थित शहर, आखिर ये सब खत्म कैसे हो गया? अचानक? नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। बाद के टाइम की जो खुदाई हुई है उससे पता चलता है कि शहरों का रखरखाव बिगड़ने लगा था। नालियां जैम होने लगी, घरों की क्वालिटी गिरने लगी, लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर जाने लगे। पर क्यों? क्या हुआ था? जो सबसे मजबूत थ्योरी मानी जाती है और जिसका जिक्र डॉक्यूमेंट्री में भी है, वो है जलवायु परिवर्तन और नदियों का रास्ता बदल लेना या सूख जाना। खासकर सरस्वती नदी, जिसे अब घग्गर हकरा कहते हैं। सरस्वती नदी दिखता है जब पानी और खेती का आधार ही खत्म हो गया तो लोग शायद मजबूरी में पूर्व की तरफ गंगा के मैदानों की ओर चले गए होंगे। किसी बड़ी बीमारी या हमले वाली थ्योरीज के उतने पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तो जलवायु परिवर्तन एक मुख्य वजह रही, ऐसा लगता है। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की कहानी। योजनाबद्ध शहर, कमाल की इंजीनियरिंग, खेती और व्यापार में महारत, एक अनोखी संस्कृति और एक ऐसी लिपि जिसका राज आज तक नहीं खुला। एक ऐसी सभ्यता जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। और यहीं पर आकर हम उस आखिरी सवाल पे रुकते हैं। अगर कभी हम हड़प्पा की लिपि पढ़ पाएं तो हम सीधे उनकी आवाज सुन सकेंगे। वो क्या कहना चाहते थे, उनकी अपनी कहानियां क्या थीं, उनका ज्ञान कैसा था, उनके जाने का असली राज क्या था। न जाने क्या क्या अनकहा छुपा है उन खामोश चिन्हों में। ये सवाल आज भी इतिहासकारों और भाषा विज्ञानियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जवाब शायद हमारे अतीत की पूरी समझ को बदल कर रख